हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेसिस्टेंस से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। छोटा सा आर्टिकल है, करंट डेंसिटी के बारे में बताना चाहता हूं। करंट डेंसिटी, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है करंट डेंसिटी? एक्चुअली में आपको पता है कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। और हमें ट्रीट करना हो करंट को वेक्टर की तरह, कई जगह हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो करंट को वेक्टर ट्रीट करने के लिए एक आर्टिकल डिजाइन किया गया, पढ़ाई बनाई गई, जिसको हम करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और इसको हम बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। देखते हैं करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करें। दिस इज आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। एंड एरिया ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द करंट डेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बात कर ले यूनिट की, सिंपल है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। सिंपल है। बात कर ले किसकी? डायमेंशन की। तो एम्पियर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए। और मीटर के लिए एल। क्लियर है? ए एल टू दी पावर -2। ये छोटी छोटी बातें क्लियर है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अब देखो, मेरे को करंट को लिखना हो ना, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। आपको पता है करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और आपको यह भी पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? स्केलर होता है। यहां से मैंने यही तो लिखा है, देखो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और आई आ गया। मतलब ये जो करंट डेंसिटी जे है ना, ये कुछ हमें इस तरीके की चीजें हैं, जैसे करंट को भी एक तरीके से वेक्टर तरीके से यूज करने का हमारे पास एक क्या है? एक तरीका है। हाँ, समझते हैं। आप चाहो तो इसको एक्सपोज कर सकते हो, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। मैं थोड़ी सी इसकी फील बताता हूं आपको, इसका फील क्या है। जैसे लेफ्ट से ये कोई सिलेंडर है या कुछ ज्योमेट्री, यहां से इस तरीके से करंट पास कर रही है। बोलो, यहां से इस तरीके से करंट पास कर रही, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। तो ध्यान से देखना, मैं एरिया, वेक्टर और करंट की डायरेक्शन देखना चाहता हूं। करंट को वेक्टर तो नहीं बोल सकता। बोलो, करंट वेक्टर और एरिया वेक्टर, करंट की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखना चाहता हूं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से मैंने देख लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 हो गया। अगर ऐसा ना हो के एरिया वेक्टर कुछ एरिया इस तरीके का हो जाए, तो आपको पता है इसका एरिया ये आएगा। और एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। एवरीबॉडी नोज। नहीं पता है तो आप जाके पहले मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा ये ए एक्स, दिस विल बी ए कॉस थीटा। बोलो, और इस तरीके से ये, यहां से मैं मान लू इस तरीके से करंट पास हो रहा है। बोलो, तो यहां पर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, आई विल बी इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, या चाहो तो जे ए कॉस थीटा लिख दो, या ज्यादा यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं जे ए ही लिख देता हूं कॉस थीटा। एंड एवरीबॉडी नोज थीटा इज एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो ये छोटा सा आर्टिकल था हमारा, जिसके बारे में हमने बात करी। बोलो, क्लियर है? और प्रीवियस लेक्चर के भी यहां पे एक बात हम और भी कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। आपको पता है आई इक्वल टू क्या था? एन ई ए वी डी। दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेरी सिंपल है, क्या करना है? एरिया को यहां लाके क्या करना है? डिवाइड लगाना है। विल बी एन ई वी डी। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, डी डी इज द ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बोलो बोलो, यही क्या हो गया? यही क्या हो गया? यही क्या हो गया? अरे बोलो, करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? जे से। विल बी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो मैं यहां पर भी क्या लगा सकता हूं? वेक्टर। तो ये रिलेशन मुझे करंट डेंसिटी
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में मिल गया। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में ये है, ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में मिल गया। आई थिंक क्लियर होगा। बोलो, तो ये छोटा सा आर्टिकल था हमारा, ये क्लियर हो गया। आप इसको आराम से पढ़ते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। इंटीग्रेटेड टॉपिक है, इंडिविजुअल नहीं है, काफी चीजें जुड़ी हुई मिलेंगी। मैं हटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया 10 सेकंड पीछे जाके आप नोट कर सकते हैं। मैं बोलना भूल गया कि नोट कर लो। टीप लो टीप। बोलो, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं, रेसिस्टेंस की। बोलो, बहुत ही बेसिक सी बात है। रेसिस्टेंस का साधारण मतलब अगर हम जिंदगी में भी समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब किसी भी चीज में बाधा बनना इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। बोलो, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज का विरोध करती है, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस इन द जनरल लैंग्वेज। यहां पर हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस की। मुझे थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए, नॉट रेसिस्टेंस, मुझे लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। क्या है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस? मतलब करंट के रास्ते में या फ्लो ऑफ चार्ज के रास्ते में आने वाली बाधा को, ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बोलो, सिंपली ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सबको पता है, ये छोटी छोटी बातें नहीं बता रहा हूं। यहां से लिख रहा हूं सीधा, इट क्या करती है, अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो का क्या करती है, अपोज करता है। कौन, रेसिस्टेंस। बोलो, इज दैट क्लियर? मैं ओम्स लॉ की हेल्प से यहां पे डिसाइड करने वाला हूं। आप ये मत बोल देना सर आपने ओम्स लॉ पढ़ा नहीं, क्लास 10th में इतना तो पढ़ के आएंगे। बोलो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या बी कांस्टेंट हटाया तो क्या आ गया, आर, या बी अपॉन आई को ही मैं क्या बोल सकता हूं, ये कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस के बराबर। बोलो, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है ये भी डिस्कस करेंगे। मैं आपसे एक दो बातें तब तक छोटी छोटी पूछ ले रहा हूं, आप मेरे को बता दो। तो आप मेरे को सबसे पहला, आप मेरे को रेसिस्टेंस का यूनिट बता दो, ठीक है, रेसिस्टेंस का डायमेंशन बता दो। निकाल लिया? मैं बताऊं क्या? चेक कर लो, मिलान कर लो कि सही निकाला है गलत निकाला है। बोलो, देखते हैं, यूनिट और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इसका यूनिट वेरी सिंपल, निकालने जाएंगे इससे। बोलो, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन साइंटिस्ट ओम के रिस्पेक्ट में हम इसका एसआई यूनिट कंसीडर करते हैं ओम, और डिनोट करते हैं इस टाइप के सिंबल से। बोलो, क्लियर है? अब आप मेरे से यहां पे इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि सर इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, ये क्यों करते हैं। भाई ऐसा है, हमें साइंटिस्ट का क्या करना होता है, ऑनर देना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है हमें, तो उनके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, और हमें देना भी चाहिए। देनी पड़ती है इज नॉट द गुड टर्म, देना चाहिए इज द गुड टर्म। भाई इतना कुछ किया है हमारे लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजों की डिस्कवरी की है, इतना कुछ हमें बताया, तो उनके लिए भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए उनके नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट ओम बोलते हैं। चलो ठीक है, छोटी मोटी और चीजों की बात कर लेते हैं, डायमेंशन वगैरह की बात कर लेते हैं। डायमेंशन की देखो, डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन, पोटेंशियल के डायमेंशन को अगर हम करंट के डायमेंशन से मारते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। बोलो, आर इक्वल टू बी अपॉन आई। बी का तो अभी नहीं पता, लेकिन करंट का मुझे डायमेंशन पता है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। बोलो, पोटेंशियल का डायमेंशन नहीं पता, निकाल के लाकर रख देते हैं, बहुत ही आसान है। बोलो, पोटेंशियल होता क्या, वर्क डन, याद आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ओवर द इनकमिंग चार्ज विल इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बोलो बोलो, और मैंने आप बता रखा है वर्क की आपको याद रहनी चाहिए कितनी, एम एल स्क्वेर टी माइनस 2, और ये ए टी किसका होता है, चार्ज का। बोलो बोलो, ये ऊपर जाएगा टी की पावर -3, ए की पावर -1, तो यहां से बी का हो गया एम एल स्क्वेर टी -3 ए -1 इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। बोलो, उठा करके रख देंगे, बोलो, और मार देंगे करंट के, तो मार ही देते हैं। बोलो,
अब समझ लो, इतना तो मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं। बोलो ये ए है, यहाँ पे रखूंगा तो एक ए और ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ ए की पावर कितनी जाएगी -2, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ml² t-3 a बंद कर दूंगा तो पोटेंशियल का हो जाएगा, और a-2 कर दूंगा तो किसका हो जाएगा, रेसिस्टेंस का हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन। क्लियर, बोलो क्लियर है। अरे भैया चलो फोटो बना करके ऐसे बता देता हूं, ये कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई है, तो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से करंट फ्लो करेगा। ओम ने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिजिकल जो कंडीशंस है उनको कांस्टेंट रखना है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड ऑल। क्लियर, तो वहां से मैंने R की वैल्यू निकाली। हाँ इंपॉर्टेंट बात, R किस पर डिपेंड करता है सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता है सर। R सर पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता है ना, ऐसा नहीं होता। याद आया अपना कैपेसिटर Q इक्वल टू, रिलेट करके बता रहा हूं, Q इक्वल टू CB, C इक्वल टू Q/B। याद आया, कैपेसिटर ना चार्ज पे डिपेंड करता था ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। R इक्वल टू B/I, ना करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, सॉरी, ना रेसिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, ना रेसिस्टेंस करंट पर डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, इसी की बात करने चले। हटा रहा हूं 1 2 3 1 2 3 हटा रहा हूं। बोलो, तो हेडिंग लगा लो तब तक आप, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है या कौन कौन उसको अफेक्ट कर सकता है, एक ही बातें हैं। बोलो, तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं, फैक्टर्स affecting the resistance। बताओ, मैं आपसे यहां पे कुछ चीजें बताता हूं आपको। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई है, इसकी लेंथ कोई L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई A है। तो सबसे पहली बात, कौन कौन इसको अफेक्ट कर सकता है, तो मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर जिसमें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की है, तो वहां पे मैंने इसका रिलेशन ड्राइव भी करके आपको दिखाया था, R इक्वल टू ρL/A, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा ना, ये देख के आओ, इसकी फील मिलेगी, बहुत मजा आएगा उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। बोलो, मैंने ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी किया हुआ है, B इक्वल टू IR का। बोलो, वहां पर भी देख के आओ, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, हम यहाँ पर स्पेशली रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से बात करते हैं। इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना मोटा कंडक्टर होगा, जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। बोलो बोलो, लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। मतलब एक और बात बताना चाहता हूं मैं, रेसिस्टेंस, ये बता रहा हूं, ये R इक्वल टू ρL/A है ना, तो L तो हो गया, A हो गया, इसके बारे में बता रहा हूं। क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ हमने ये एक्सप्रेशन, लेकिन कहां से आया था, क्लास 10th में तो हमने ऐसे ही पढ़ा था जैसे आज पढ़ रहे हैं, ऐसे क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये आया कहां से, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के बाद, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट का रिलेशन बनाने के बाद आप देख के आओ, बहुत मजा आएगा। बोलो, मैं कह सकता हूं कि रेसिस्टेंस और किस पे डिपेंड कर सकता है, बोलो। मैं कह सकता हूं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ
मटेरियल, मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होगा, आयरन का रेसिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का रेसिस्टेंस अलग होगा। बोलो, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रेसिस्टेंस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, नाइक्रोम वायर है, इसका रेसिस्टेंस 60 टाइम्स होता है रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर या कॉपर कंडक्टर। मतलब समझे कि जो नाइक्रोम वायर है उसका रेसिस्टेंस 60 टाइम्स होता है रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर कंडक्टर। इसका मतलब बताओ करंट फ्लो कराना किसमें आसान है, नाइक्रोम वायर में कि कॉपर वायर में? अरे रेसिस्टेंस हमारे लिए खराब चीज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट के रास्ते की बाधा है, चार्ज के रास्ते की बाधा है। मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी करंट फ्लो कराने में, उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट H=I² RT होगा, उतना हीट लॉस ज्यादा होगा, उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा होगा, उतना ही अप्लायंसेस के पास करंट या पोटेंशियल कम पहुंच पाएगा। बोलो, या एनर्जी कम पहुंच पाएगी। तो हमें तो कम वाला चाहिए, मतलब हम कॉपर से काम चला लेंगे, इसीलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं घरों में, सस्ता पड़ जाता है। बताओ, इज दैट क्लियर? तो मैं तीनों चीजों को मिक्स कर देता हूं, आपने नोट कर लिया, 1 2 3 नोटेड। ओके, अब जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं उनको मिक्स करके एक्सप्रेशन बना लेते हैं, जो कि साइड में लिखा हुआ है, क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और क्लास 12th के दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी की हमने इसको ड्राइव भी कर लिया। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। आप लिख लेना अपने आप से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो अगेन हटाई प्रोपोर्शनलिटी, आ गया कोई कांस्टेंट, दैट इज R=ρL/A। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर का, ऑफ कोर्स इसके बारे में बता देता हूं। इसको हम रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, इसको हम रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, और इस डिनोशन को हम रो बोलते हैं, RHO, रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। रेसिस्टिविटी मैं थोड़ा सा बता देता हूं रेसिस्टिविटी के बारे में। जो ये रेसिस्टिविटी होती है ना, ये सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सर रेसिस्टेंस भी है, हाँ ये रेसिस्टेंस भी होता है, ये भी होता है, लेकिन इसमें और रेसिस्टेंस में डिफरेंस है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, रेसिस्टिविटी की वैल्यू m/NE² आया था, रेसिस्टिविटी की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइव की थी। तो यहां से मैं सिंपली बोल सकता हूं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। मैंने आपको बताया था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और बोलो, क्या ये कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है? नहीं करता, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसाइड कर लिया था। लेकिन रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है, किस पे? कंडक्टर के शेप एंड साइज पे। लेकिन रेसिस्टिविटी कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और मैं क्या लिख सकता हूं, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैंने कल भी बताया था, टेम्परेचर का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इसका मतलब था एक इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव कोलिजन विथ पॉजिटिव चार्ज आयंस। तो दो इलेक्ट्रॉनों के सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते थे। मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इनकी जो रैंडमनेस है, इनकी जो स्पीड है, इनकी जो वेलोसिटी है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी बढ़ जाने से इनके अंदर जो कोलिजन है, इनका जो कोलिजन है वो बहुत ही फास्ट होगा। मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे। तो तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया, कॉपर का 1 सेंटीमीटर का वायर हो या 1 किलोमीटर का वायर हो,
रेसिस्टिविटी दोनों की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं तोल सकते कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, ये किसी टोटल लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इज दैट क्लियर? तो रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, रेसिस्टेंस भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, बट रेसिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर के, देख सकते हो आप यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेसिस्टिविटी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसी चीजों पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए मैंने शेप और साइज पे मना कर दिया डिपेंड करने के लिए। डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के चेंज करने से ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि कोलिजन क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। और टेम्परेचर को घटाया तो इनके बीच में बहुत ही आराम से जाके ऐसे 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 लड़ाई करेंगे, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो गई? बोलो। अगर एक बात और क्लियर कर दे रेसिस्टिविटी के यूनिट के बारे में, तो ध्यान से देखो, रेसिस्टिविटी को इधर रोकूंगा, आर इधर जाएगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, आर ए अपॉन एल। बोलो, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया। तो बोलो ये क्या होता है, ओम मीटर। यूनिट की बात करूं, यूनिट तो रेसिस्टेंस का क्या क्या, ओम। एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और ये लंबाई का क्या हो गया, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, मर गया। इसका मतलब मैं सिंपली लिख सकता हूं कि यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। बोलो, डायमेंशन क्या हो गया, जो भी मैंने रेसिस्टेंस का डायमेंशन अभी निकाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ml स्क्वायर t-2 आई थिंक a-2 ये था, उसमें मीटर का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एक कैपिटल L का मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, L3। आप चेक कर लेना, ये गलत तो नहीं है, वैसे मुझे लग रहा है सही है, अभी अभी मैंने राइट किया था। बोलो, तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया डायमेंशन। बोलो, इज दैट क्लियर? क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये भी बता सकते हैं, रेसिस्टिविटी का हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया हुआ, रेसिस्टिविटी को तो ये होता है m अपॉन एन ई टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। छोटे छोटे 2 टर्म्स और हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएंगे। और टर्म है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। मैं साथ में बता देता हूं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हो सकता है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हो, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इसकी लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, सिंपली कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये अपने यूनिट और डायमेंशंस की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ये रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। बोलो, तो इनके यूनिट्स वगैरह की बात कर लूं मैं, तो बताओ, जो रेसिस्टिविटी का यूनिट आया था उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन ओम मीटर। बोलो, तो मैं इसको ऊपर ले जाके अगर ले जाऊं तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम को अंग्रेजी में OHM ऐसे लिखते, पावर -1, यहां मीटर। तो ओम को ही ये इनवर्स में ये कुछ ऐसा मजेदार करते हैं ना कि ये M आगे आ जाता है, ये O पीछे चला जाता है, तो M का मोह हो जाता है, ओम का मोह हो जाता है, तो ये हो गया मोह मीटर इनवर्स, इसका यूनिट। क्लियर? मैंने बोला M आगे आ जाता है। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों हो जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। पावर -1 है ना, इस वजह से ऐसा कर दिया, आगे वाले को पीछे, देखने में अच्छा लगता है। मोह, किसी से प्रेम जैसी चीजों की बात हो रही है, बोलो ये तो आपका फेवरेट होगा। अभी यहां पे बात करें अगर यूनिट की, बोलो, तो ये क्या, 1 अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, तो क्लियर है, ओम का उल्टा मोह। क्लियर? तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, मोह। एंड ऑफ कोर्स पूछा जाएगा क्या, डायमेंशन, तो ये मैं नहीं निकालने जा रहा, ये आपका काम है। अभी अभी रेसिस्टिविटी का डायमेंशन निकाल के आया, उसका उल्टा करना, जो भी पावर है प्लस के माइनस कर देना, माइनस के प्लस कर देना, एंड रेसिस्टेंस के जो प्लस है उनके माइनस कर देना, जो माइनस उनके प्लस कर देना। ऑफ कोर्स आपका क्या आ जाने वाला है, आंसर आ जाने वाला है। बोलो, इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी 2-3 बातें बता दी मैंने आपको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ 5, 6, 7 क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनसे समझते हैं कि रेसिस्टेंस को हम वैरायटी में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चंस को लेने जा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन है,
करंट डेंसिटी से स्टार्ट किया था, तो वहीं से क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दे रहे, क्वेश्चन ले ले रहे करंट डेंसिटी के रिगार्डिंग। मेरे से बोल रहा है कि करंट का फ्लो बताइए कंस्ट्रक्शन में कितना होगा। देखो इतनी बात तो आप सबको पता है कि जितनी वैल्यू करंट I1 की होगी उतनी ही वैल्यू करंट I2 की होगी, क्योंकि करंट को बोलो, करंट को कंस्ट्रक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलो, तो सॉल्व करें। आप करो पॉज करके, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पहले आप पहला करो। 1 सेकंड में देखता हूं, जरा कुछ दिक्कत है। हो गया? हो गया? बताओ। तो हम कह सकते हैं क्या, सॉल्व कर सकते हैं कहां से, J इक्वल टू आई अपॉन ए, या ऐसे लिख करके, ऐसे लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, I इक्वल टू जे डॉट ए। बोलो, तो इसको ओपन करेंगे, I विल बी जे ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देखो यही क्या है, एरिया, एरिया वेक्टर। बोलो बोलो, अरे डायमीटर है या रेडियस, इससे क्या फर्क पड़ता है। एरिया वेक्टर की बात करें तो ये हो गया एरिया वेक्टर। बोलो यही करंट डेंसिटी के डायरेक्शन हो जाएगा। बोलो, तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 1 1 कर ले रहा हूं, 1 1 1। तो बोलो करंट I1 में यहां निकाल ले रहा हूं, तो J1 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.27 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर मीटर। बोलो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई। आर नहीं दिया, डायमीटर दिया, तो क्या कर दूंगा, D1/2 का होल स्क्वायर। अब ये सबको पता है कि रेडियस डायमीटर का कितना होता है, हाफ होता है। तो यहां पे D1 का हाफ मैंने कर दिया। ये वैल्यू दे रखी है D1 की, कितनी है, 2 मिलीमीटर। तो बोलो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। अब देखो यहां पे सारी वैल्यूज को डाल करके सॉल्व करने वाला हूं। 1.27 इंटू 10 टू दी पावर -6, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ये D/2 का आधा कितना हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे मिलीमीटर का, इसका मतलब 10 टू दी पावर -6। तो ये 10 टू दी पावर -6, ये 10 टू दी पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -12, और 3.14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1.27 के साथ में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 3.9 एम्पियर। बोलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां पे एक थोड़ी सी गलती है, ये प्लस का लेना चाहिए मुझे, ये क्वेश्चन में प्लस का दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू +6 है, तो ये +6 से +6 ये एलिमिनेट हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये पहला मेरे को करंट की वैल्यू पता चल गई। अब मैं इसको हटा रहा हूं दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए। 1 2 3 टिप लिया, ओके। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं फॉर स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, अरे भैया करंट तो स्टेडी ही होगा, मतलब स्टेडी सिचुएशन का मतलब है I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2। जितना करंट यहां से निकल रहा है उतना ही यहां से निकलेगा, उतना ही यहां से निकलेगा, उतना ही यहां से निकलेगा, हर जगह से उतना ही निकलेगा। तो मेरे से कह रहा है कि इसका D2 की वैल्यू बता दो, इस डायमीटर की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो ये मेरे लिए काफी आसान होने वाला है। बोलो, मैं जानता हूं कि I को मैं J को मैं I/A लिख सकता हूं। तो I यहां पे लिखा है, तो मैं यहां लिख के लिख सकता हूं J1 A1 J2 A2। बोलो बोलो बोलो, J1 A1 J2 A2। और क्वेश्चन ने कह दिया इफ करंट डेंसिटी इज डबल्ड एंड इमर्जेस आउट, इसका मतलब J2 इज 2 टाइम्स ऑफ J1, और J1 को ही मैं लिख सकता हूं क्या, करंट इन 1 अपॉन एरिया इन 1। एरिया ना लिख के मैं डायमीटर भी लिखूं तो भी एक ही बात है। बोलो, इज दैट क्लियर? तो मुझे यह भी पता है, J2 भी पता है, J1 भी पता है, एरिया पहले का पता है, पाई आर, आर की जगह कितना है, D1 स्क्वायर। तो यहां से A2 मतलब पाई आर D2 मुझे पता चल जाएगा। बोलो, रख दे रहा हूं सारी वैल्यूज को, तो यहां पे रख दे रहा हूं, ध्यान से रखो, इसको रख दे रहा हूं कितना, 2 टाइम्स ऑफ J की वैल्यू, नहीं 2 टाइम्स नहीं, J की वैल्यू कितनी है, 1.27 इंटू 10 टू दी पावर 6। बोलो इसका एरिया पाई D1 अपॉन 2 का स्क्वायर, रेडियस लिख दिया मैंने। J2 कितना, इसका दुगना, तो 2 टाइम्स ऑफ 1.27 इंटू 10 टू दी पावर 6 पाई D2/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। इससे ये मर गया, पाई से पाई मर गया, ये D1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये D2 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इधर,
ये 4 से 4 मर जाएगा, यहाँ 2 बचा था। बोलो, तो डायमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर कितना आ जाएगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आई थिंक नहीं है। अरे यार इतना सॉल्व कर लेना। मैं D2 की वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट। D2 की जो वैल्यू है वो 1.41 मिलीमीटर आने वाली है। ये मैथमेटिक्स वगैरह सॉल्व कर लेना। ओके, अब हम लोग आगे चलने चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमें काफी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं क्योंकि हम लोग रेसिस्टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस से रिगार्डिंग हमें बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, अ वायर और रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, एक कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, इज यूज्ड टू बाइंड अ कॉइल। मतलब अपन उसका क्या कर रहा है, कॉइल बांधने जा रहा है। जैसे मोटर में या पंखे में हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, तो वही काम करने जा रहे हैं। ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, जो कॉइल का, जो वायर का हम कॉइल बनाएंगे उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। द वायर हैज डायमीटर 1.4 mm। वायर का डायमीटर दे रखा है, diameter of wire that is 1.4 mm, and the specific resistance of the material is 2.7 into 10 to 2 into 10 to the power minus 7 ohm meter। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, पहचानो। ओम मीटर किसका यूनिट होता था? रेसिस्टिविटी का। मतलब रेसिस्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी हम इसे बोलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टन्स, मेरे को नंबर ऑफ टन्स बताने। बताओ कैसे सॉल्व करूंगा? एक वायर, अच्छा बताओ, एक कॉइल बनाने में वायर की कितनी लेंथ लगती है? मतलब एक सर्कल बनाने में 2πr लेंथ लगती होगी, जो कि सरकमफेरेंस के बराबर है। बताओ, अरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? सरकमफेरेंस के बराबर 2πr होती कि नहीं होती? बोलो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये जो वायर है जिसका रेसिस्टेंस, ये जो वायर है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, अगर इसकी लंबाई L मतलब 2πr हो जाए, मतलब बताओ ये कितने, ये लेंथ कितने वायर की है? ये एक कॉइल की है, लेकिन वी आर गोइंग टू फॉर्म द मल्टीपल कॉइल्स। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं n का, इट मींस कितने छल्ले मैंने बनाए हैं, कितने कॉइल्स मैंने बनाए हैं, ये मेरे को पता चल जाएगा। बिकॉज द लेंथ ऑफ द वन कॉइल विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी 2πr। इज दैट क्लियर? सो आई कैन से द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल विल बी 2πr टाइम्स ऑफ n। Is that clear? And the resistance of the whole wire, the whole length of the wire is given the 4 ohm. So I can solve it very easily. So this is going to be R equal to rho L upon A. The resistance is given in the problem is 4 ohm. The resistivity is also given in the terms of a specific resistance. This is going to be 2 into 10 to the power minus 7 ohm meter. And the length I can write 2πr times of n, so I can write 2πr। r, remember मैं इस r को छोटा कर देता हूं, this r is for radius, not for the resistance, so don't be confused। okay, and what about the area? What about the area? area, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन, बोलो। it means pi times of r square, and the r means the radius of the wire which is given in the problem। अरे डायमीटर दिया है तो उसका आधा कर देंगे, रेडियस हो जाएगा। बोलो, ये पाई से पाई एलिमिनेट हो गया। बोलो बोलो, और बताओ सॉल्व करें क्या? बोलो, एक आर से एक आर मार दो, तो यहां से 4 विल बी इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 7 of course, and here 2, it means 2n upon r, and the value of r is given, sorry डायमीटर की दे रखी है, तो r कितना हो जाएगा? 0.7 मिलीमीटर। हम चाहें तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो किसमें? मीटर्स में। तो इसकी वैल्यू को यहां पे डाल सकता हूं मैं 0.7
इंटू 10⁻³ बोलो, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आपका काम है। और n की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी अप्रोक्स 70, ये अप्रोक्स के एग्जैक्टली 70 टर्न्स बनने वाले। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर लेना, इसको इससे काट देना, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, n की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी। इज दैट क्लियर? बोलो, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मेरे से बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं तब तक आप क्वेश्चन को बनाओ। मेरे से बोल रहा है कोई एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस लेट्स से कोई वैल्यू दे रखी है और वो वैल्यू 10 ओम है, और उस वायर को खींच करके उसकी लंबाई दुगनी कर दी गई है। तो बताइए उसका न्यू रेसिस्टेंस और उसकी न्यू रेसिस्टिविटी कितनी होगी। मतलब एक कोई वायर है, अब नहीं लिख रहा लैंग्वेज, इस वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम है। लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस वायर इज L and area of cross section of this wire is capital A, and the length next time स्ट्रेच किया गया इस वायर को, और इसकी जो लेंथ है L डैश या फाइनल लेंथ इज 2 times ऑफ इनिशियल लेंथ। सो व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ दिस न्यू वायर? दो चीजें, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। या रेसिस्टिविटी को ही मैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकता हूं। इज दैट क्लियर? देखो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। फॉर्मूले की यूज करते हैं R = ρL/A, बोल देते हैं ये R1 है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, मैं अभी गलत सॉल्व कर रहा हूं, नोट मत करना। आपको गलती बताता हूं स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। ये R2 = L2/A2। रेसिस्टिविटी आपको पता प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, सेम रहती है, तो इसका लंबाई खींचने या बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे करते हैं, फिर करते हैं R2/R1। इज दैट क्लियर? रेसिस्टिविटी से रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है? एलिमिनेट। ध्यान से सुनना, L2/A2 ये पलट के उल्टा हो जाएगा A1/L1, और वैल्यू रख देते हैं क्या? L2 की वैल्यू 2 times ऑफ L रख देते हैं, L1 की वैल्यू L रख देते हैं, A1 और A2 को बराबर कर लेते हैं, और ये मर जाता है। R2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, R1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी रखी होती है, और यहां से R2 की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ये L से L एलिमिनेट हो जाता है, और 20 ओम आंसर निकल करके आ जाता है। और क्वेश्चन अगर MCQ में है तो पहला ऑप्शन 20 ओम, दूसरा ऑप्शन 30 ओम, 40 ओम और 15 ओम दिया होता है, और आंसर 20 ओम करेक्ट हो जाता है। हम कहते हैं निकल गया, बाद में पता चलता है कि निकल ही गया। कैसे? कॉमन मिस्टेक। बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मैंने इस वायर को खींच के इसकी लेंथ बढ़ाई, ये कॉमन सेंस की बात है, जब मैं वायर को खींच करके उसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो उसका एरिया कम होता जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई पहले मोटा था, मतलब किसी की लेंथ L थी, उसकी मोटाई A थी, या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, मैंने उसकी लेंथ को खींच करके दुगना कर दिया, तो क्या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप कहोगे सर ऑफ कोर्स पड़ने वाला है, लेकिन मैंने एरिया की वैल्यू सेम ले ली और यहाँ पे रख के एलिमिनेट कर दिया और आंसर आ गया। यही कॉमन मिस्टेक है, ऐसा आपने नहीं करना है। आप समझते हैं इसको सही से कैसे कर सकते हैं? मेरे को एक बात पता है, आप चाहे कुछ भी कह लो, एरिया चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हो सकता, दैट इज वॉल्यूम। बोलो, इट मींस आई कैन से वॉल्यूम कंजर्वेशन का यूज कर सकता हूं मैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन। बोलो, वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता। अगर एरिया लेंथ बड़ा है तो एरिया कम हुआ होगा, इट मींस वॉल्यूम कंजर्व। मतलब इनिशियल केस में वॉल्यूम फाइनल केस के बराबर है, और वॉल्यूम सिंपली बोलो क्या होता है? बोलो 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 बोलो, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। मान लेता हूं इसका एरिया, नया एरिया A डैश हो गया होगा, नई लेंथ L डैश हो गई होगी। मैं यहां पर रोक देता हूं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। R2/R1 या R2/R1 की वैल्यू पहले अलग अलग लिखता हूं। बोलो R2 की वैल्यू कितनी आएगी? रो L2/A2 डैश, डैश माना है तो डैश मान लेता हूं, L डैश अपॉन A डैश। ठीक है। R1 की वैल्यू रो
एल अपॉन ए। ठीक है, इज दैट क्लियर? और आपको पता है यही वैल्यू क्वेश्चन में मुझे गिवन है 10 ओम इज द वैल्यू ऑफ रो एल अपॉन ए। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर एल डैश और ए डैश मेरे को पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ध्यान से समझो, मेरा काम हो जाएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो मैं एल और मतलब नया एरिया और नया लेंथ को रिलेशन किस तरीके से कर सकता हूं? यहां पर मैं कर सकता हूं, एल तो एल ही है, ए तो ए ही है, यहां मैंने एल मान के रखा है, यहां मैंने ए मान के रखा है। नया लेंथ पुराने लेंथ का दुगना। बोलो नया एरिया मेरे को बताना है, नया एरिया बताना है। एरिया नया मैं आराम से बता सकता हूं। बोलो तो ये एल से एल मर गया और एल ए डैश विल बी ए बाई 2। यहां कुछ कॉमन सेंस भी काम करता है। लंबाई दुगनी हुई होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया होगा, लंबाई 3 गुनी हुई होगी, लंबाई 5 गुनी हुई होगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हर बार में। तो बताओ यहाँ पे R2 में निकालने जाऊं, रो विल बी सेम क्योंकि सेम मटेरियल का वायर है, मैंने ऐसा बोल दिया। ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है। बोलो एल डैश 2 टाइम ऑफ एल, बोलो, और ए डैश ए बाई 2, तो यहां हो गया ए बाई 2। बोलो तो R2 विल बी इक्वल टू, ये 2 बोलो पलट करके ऊपर चला जाएगा। बोलो ये 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा। और इज एवरीथिंग ओके और नॉट? आई थिंक ओके। तो ये 2 पलट करके इसको ऊपर भेज दो। ये 2 पलट के ऊपर चला गया, यहां वैल्यू आ गई रो एल अपॉन ए। ध्यान से देखो, इसी रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 10 एंड R2 मतलब नेक्स्ट रेसिस्टेंस इज 40 ओम। बोलो अभी अभी मैंने गलत सॉल्व किया था तो कितना आया था? 20 ओम। तो किस तरीके से मुझे सही अप्रोच लगानी है? मतलब लेंथ अगर चेंज होता है तो एरिया चेंज होगा, एरिया अगर चेंज होता है तो लेंथ भी चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। इस वॉल्यूम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से हम अगर लेंथ दिया है मुझे, जैसे यहां लेंथ ट्वाइस हो गया था, दुगना हो गया था, तो एरिया निकाल लूंगा। अगर एरिया दिया होगा तो लेंथ निकाल लूंगा बाय द हेल्प ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन। और अपने एक्सप्रेशन R इक्वल टू रो एल अपॉन ए का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। बोलो। और मेरे से कह रहा है रेसिस्टिविटी बताओ। पहला तो हो गया रेसिस्टेंस, तो मैंने बता दिया रेसिस्टिविटी। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन होता है। और मैंने आपको बताया भी था रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। बोलो लेंथ बड़ी, लेंथ कम हुई, एरिया बड़ा घटा, इससे रेसिस्टिविटी को कोई भी लेना देना नहीं है। ये वायर कल भी कॉपर का था, ये वायर आज भी कॉपर का है, तो रेसिस्टिविटी इसकी पहले जो थी, रेसिस्टिविटी इसकी आज भी क्या होगी? सेम। इज दैट क्लियर? बोलो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैंने बोला रेसिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड कर लेता है। बोलो अगर मैं आपसे बोलूं ये वायर लेंथ से इसकी लेंथ, मान लो ये वायर, मेरे पास एक कोई वायर है, इस वायर का रेसिस्टेंस लेंथ से 16 ओम है, ओके, इसकी लेंथ से कोई एल है, ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कोई ए है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कोई रो है। मैं बोल दे रहा हूं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल सेम, इट मींस मैंने कॉपर का वायर लिया, कॉपर का ही रखता हूं। लेकिन एक काम मैंने कर दिया, मैंने ये जो वायर था, इस वायर के जो लेंथ है, मैंने इस वायर के लेंथ को आधा कर दिया। मतलब नया लेंथ, नए वायर का लेंथ पुराने वायर के लेंथ का आधा हो गया। तो ऑफ कोर्स देखो वायर मैंने मोटा भी बनाया है, मतलब इसका एरिया भी चेंज हो गया होगा, लेकिन रेसिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम। एंड ऑफ कोर्स एरिया या लेंथ में से कोई चेंज हो गया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो गया होगा? चेंज, क्योंकि रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के साथ साथ डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है। तो आप मेरे को बताओ नया रेसिस्टेंस और नई रेसिस्टिविटी कितनी होगी? तो आंसर इज नई रेसिस्टिविटी तो सेम रहेगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। बोलो एंड रेसिस्टेंस, पहले आप पॉज करो एंड सॉल्व करो, अब कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। बोलो 1 2 3 सॉल्व। अब देखते हैं। बोलो मैं कह सकता हूं नया रेसिस्टेंस R2 विल बी रो L2 अपॉन A2। बोलो ये डैश मानता हूं मैं, तो यहां डैश लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी बोलो मेरे को एल डैश तो पता है, मेरे को एल डैश तो पता है,
एल डैश नया लेंथ इज हाफ टाइम्स ऑफ पुराना लेंथ। बोलो ए डैश मेरे को नहीं पता, इक्वेशन एक बना के इसको सॉल्व आउट करना शुरू कर देते हैं। बोलो मैं आपसे बोलूं कि इसका नया एरिया कितना होगा, आई कैन यूज बोलो 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 वॉल्यूम कंजर्वेशन। इज दैट क्लियर? पुराना वॉल्यूम नया वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और वॉल्यूम मैं क्या लिख सकता हूं सिंपली, एरिया इंटू लेंथ, ये इनिशियल एरिया नया, लेंथ नया, एरिया ए ही लिया है, एल लेंथ ही लिया है, ए डैश नया एरिया मुझे निकालना है, नई लेंथ पहले के मुकाबले आधी हो गई है, ये एल से एल क्या होगा मरता हुआ, और ए डैश इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2a हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब नया एरिया पुराने एरिया का दुगना हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टर्म्स में काम हो रहा है ना, लेंथ दुगना एरिया आधा, लेंथ आधा एरिया दुगना, 5% 10% बढ़ेगा तो क्या होगा आगे देख लेंगे वो भी। तो बोलो यहाँ पे R2 की वैल्यू मैं रख देता हूं, R2 की वैल्यू ये 16 ओम दिया है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज गिवन टू दी 16 ओम। अरे बोलो भाई बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एल डैश अपॉन ए डैश, तो रख देता हूं सबकी वैल्यू, रो की वैल्यू नहीं पता है, एल डैश की वैल्यू पता है कितनी, एल का आधा, या यहां इस इक्वेशन में डाल दूं, सारी बातें एक ही हैं, 2। बोलो नया एरिया पुराने एरिया का 2 टाइम्स, और ध्यान से देखो ये रो एल अपॉन ए, इस रो एल अपॉन ए की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पहले से दे रखी कितनी 16। बोलो ये हो गई 16, और ये कितना नीचे हो गया 4, तो R2 कितना हो गया 4 ओम। तो रेसिस्टेंस में देख रहे हो कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ये 16 से 4 रह गया, मतलब 4 गुना कम हो गया। बोलो इज दैट क्लियर? तो हम कैसे टैकल करेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, आप समझ पा रहे हैं? बोलो अच्छा मेरे को एक चीज और बता दो इसी में, यहीं पे एक चीज और नई इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं, ये तो क्लियर है। बोलो मेरे से बोल रहा है चेंज इन रेसिस्टेंस बता दो परसेंटेज में, ये भी देख लेते हैं, चेंज इन रेसिस्टेंस। बोलो या परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हो गया, बहुत ही आसान है मेरे लिए। बोलो कैसे लगाते हैं चेंज इन रेसिस्टेंस, बोलो कैसे लगाएंगे? अरे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो मैं लिख दे रहा हूं क्या, फाइनल रेसिस्टेंस, सॉरी इनिशियल रेसिस्टेंस माइनस फाइनल रेसिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 100, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर इन परसेंटेज। बोलो ये आ गया चेंज इन परसेंटेज। तो बताओ इनिशियल कितना है 16, फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 16 और फाइनल ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 100। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा आर इन परसेंटेज विल बी, ये कितना बचा 12 बटे 16 मल्टीप्लाई बाई 100, ये किससे कट जाएगा 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 3 से 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 को 100 से काटा 25 मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा आर इन परसेंटेज इज 75। तो इस तरीके से भी मेरे से सवाल पूछ सकता है कि बताइए परसेंटेज चेंज कितना होने वाला है। बोलो आई थिंक सारे लोगों को क्लियर होगा। बोलो बोलो बोलो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है कि लेंथ को n टाइम्स बढ़ाएंगे या घटाएंगे, देख लेते हैं, भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो बताइए नया रेसिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाऊं हटाऊं हटाऊं, अब ये मैंने दुगना कर लिया, तिगना कर लिया, आधा कर लिया, चौथाई कर लिया, क्वार्टर कर लिया, पौवा कर लिया। बोलो अभी मैं इसको जनरली ऐसे बढ़ाना चाहता हूं, जैसे लेट से ये कोई वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है। बोलो मान लेता हूं इसकी लेंथ कोई L है, इसका एरिया ऑफ सेक्शन A है और इसकी रेसिस्टिविटी रो है। अब मेरे से कहा जा रहा है कि ये वायर को खींच के, नए वायर को खींच के पुराने वायर का n टाइम्स कर दिया गया, तो मेरे को बताइए इसका रेसिस्टेंस
इसका नया रेसिस्टेंस कितना होने वाला है, बशर्ते इसकी रेसिस्टिविटी सेम है, मतलब ये एक ही मटेरियल का बना हुआ है। आई नो इसका एरिया क्या होने वाला है, चेंज। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग हो, रेसिस्टेंस के बढ़ने से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वो कहानी से भी कर दूंगा, मैं ऐसे बता रहा हूं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। बोलो तो आर के एन लंबाई के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लंबाई कितनी बढ़ रही, बोलो एन, तो यहां से एन टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया घट रहा है कितना, एन टाइम्स, अभी निकाल के भी देखेंगे तो ये एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस के, कौन, फाइनल। चाहो तो ऐसे भी समझ लो। सर ये कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं, अपने क्लासिकल मेथड पे आ जाते हैं, छोटू वाले मेथड पे। बोलो तो मेरे से कह रहा है नया रेसिस्टेंस कितना होगा, मैं कह सकता हूं नया रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेसिस्टिविटी सेम है एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश मेरे को पता है, दैट इज एन टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, ए डैश मेरे को निकालना है, इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और इस आर की वैल्यू जनरली मैं कितनी लिख सकता हूं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हर बार में दी होती थी, इस बार नहीं दी है। इस बार कितनी दी, आर दी है, गिवन तो इस बार भी है, इस बार आर के टर्म्स में गिवन है। बोलो तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, सिंपली वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा लो सर, वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर, इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ फाइनल एरिया फाइनल लेंथ, इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ इनिशियल फाइनल एरिया मुझे बताना है, एंड फाइनल लेंथ कितनी है, एन टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। यहाँ ए से सॉरी एल से एल मर गया और ए डैश आ गया कितना, ए अपॉन एन। यही तो मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनो। लंबाई दुगनी हुई थी, एरिया आधा हुआ था, लंबाई 3 गुनी कर दोगे, एरिया 1/3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। अगर लेंथ n टाइम्स बड़ी है तो एरिया n टाइम्स कम हुआ होगा, इसीलिए तो मैंने बताया था रेसिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। यहां रख देता हूं, बोलो आर एन एल, एरिया की जगह a अपॉन एन, एन पलट के ऊपर, तो आर डैश विल बी इक्वल टू एन, एन ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। और रो एल अपॉन ए को ही हमने नाम दिया था कोई, क्या, इनिशियल रेसिस्टेंस। बोलो बोलो बोलो। तभी ऐसा नहीं होता है कि लेंथ दुगनी कर दी तो सर लेंथ दुगनी होने से रेसिस्टेंस सीधा सीधा दुगना हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, 4 गुना। क्यों 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 क्यों, समझो। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेसिस्टेंस एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, 3 फैक्टर पे करता है, जिसमें एक आपने कांस्टेंट कर लिया, दैट्स ओके। लंबाई बढ़ेगी तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया घटेगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पे हर केस में लंबाई अगर बढ़ रही है, इन केस में मान ले रहा हूं बढ़ रही है, तो लंबाई के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा, लंबाई जब बढ़ेगी तो उसका एरिया कम होगा, तो इस वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ा। तो इसलिए जब लंबाई को दुगना करता हूं तो रेजिस्टेंस दुगना ना होके 4 गुना हो जाता है। क्यों, जब लंबाई दुगनी होती है तो एरिया आधा हो जाता है, तो एक बार इसकी वजह से दुगना और एक बार इस आधे की वजह से दुगना, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करने की वजह से कैसे चेंज होता है, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स। तो आप इस बात को समझ गए, ये सवाल नीट वगैरह में कई बार पूछा गया है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। बोलो अगर परसेंटेज में चेंज हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे से बोल रहा है कि ये कोई वायर है, ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है, लेट्स से इसकी लेंथ कोई एल है, इसका सेक्शन कोई ए है, इसका रो रेजिस्टिविटी कोई रो है, इसका रेजिस्टेंस कोई आर है, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये एरिया हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि मैंने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज 10% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ प्रारंभिक लेंथ का, इनिशियल लेंथ का 10% मैंने बढ़ा दिया। मतलब अब मेरे को नई लेंथ निकालनी है, फिर नया एरिया निकालना पड़ेगा और फिर मेरे को बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। मेरे को बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। अरे मतलब परसेंटेज चेंज बताना है, इंक्रीज या डिक्रीज तो बात की बात है।
पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज। बोलो परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं इसका लेंथ एल डैश है, पता ही है, रेसिस्टिविटी सेम मान लेता हूं, ये ए डैश हो गया, तो इसका नया रेसिस्टेंस आर डैश विल बी रो एल डैश अपॉन ए डैश। इक्वेशन 1, क्योंकि इस बार डायरेक्ट एल दुगना, तीन गुना, आधा, चौथाई, पौवा, क्वार्टर ऐसा नहीं हुआ है, परसेंटेज में बढ़ा है तो परसेंटेज में निकाल लेता हूं। इसका मतलब फाइनल लेंथ क्या होगा, कितना है 10% ऑफ इनिशियल है। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो एल तो होगा ही होगा फाइनल, और 10% और बढ़ गया है किसका, इनिशियल का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10% का मतलब 10/100 इंटू एल। इज दैट क्लियर? अरे भैया 10% बड़ा है, इसका मतलब एल तो था ही, उसका 10% बढ़ गया, तो यहां से ये मर गया, तो बोले कितना आ गया 0.1 एल, यहां से ये कितना आ गया 0.1 एल, और ये कितना 1, तो मतलब फाइनल लेंथ उसकी हो गई 1.1 एल। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अरे पहले एल था, फिर 10% बढ़ गया, 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है 0.1 बढ़ गया। क्लियर? तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई 1.1 एल। मैं एरिया निकाल लूंगा बाय द यूज ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन, मतलब पुराना नया वॉल्यूम, पुराना वॉल्यूम नए वॉल्यूम के क्या है बराबर, मतलब पुराना लेंथ इनटू पुराना एरिया विल बी इक्वल टू द न्यू एरिया इनटू न्यू लेंथ। बोलो न्यू लेंथ मेरे को पता है, न्यू एरिया मेरे को यहां से निकालना है, इनको मैंने ए माना है, ए ही मान लेता हूँ, एल ही मान लेता हूँ, नया एरिया मेरे को निकालना है, नया लेंथ ये मेरे को पता है कितना 1.1 ऑफ इनिशियल लेंथ। 1.1 हो गया, परसेंटेज में दिया था उसको नॉर्मली मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से एल से एल मर गया, तो नया एरिया इज ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन 1.1। बोलो अब मेरे को यहां डाल देता हूं इन सारी चीज को, मेरा आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है n स्क्वायर टाइम्स होता है, तो आप चाहो तो यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1.21 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स ओके, फिर से पूरा सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एल डैश की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू एल, बताओ नया एरिया, नया एरिया की वैल्यू कितनी है a अपॉन 1.1। फिर से भाई n स्क्वायर टाइम्स जैसी चीजें आ गई, चाहो तो आप उससे सॉल्व कर लो। यहाँ से मैंने इसको अलग कर लिया, तो यहाँ से 1.1 इंटू 1.1 ऊपर आ गया ये वाला, और ये हो गया रो एल अपॉन ए, और ये जो रो एल अपॉन ए है इसकी वैल्यू मेरे को आर दे रखी थी, तो मैंने आर कर ली, और बोलो ये कितना हो गया 121। बोलो लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा गया है, मेरे से क्या पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है। सर मैं वो भी निकाल लूंगा, मेरे लिए सर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो हटाऊं, इसको हटा रहा हूं। परसेंटेज इंक्रीज का मैंने अभी अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज। बोलो इनिशियल रेसिस्टेंस माइनस फाइनल रेसिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 100 डेल्टा आर इन परसेंट। बोलो इनिशियल रेसिस्टेंस को मैंने आर लिया था, बोलो इनिशियल रेसिस्टेंस को मैंने आर लिया था, फाइनल रेसिस्टेंस मेरा 1.21 इंटू आर आया अपॉन इनिशियल आर आया इंटू 100। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये वैल्यू मेरे हिसाब से नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन मुझे इंक्रीज चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा, ताकि मेरी वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए और इंक्रीजमेंट के बराबर आए। ऑफकोर्स इंक्रीमेंट तो आया ही हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कितना 1.21 आर माइनस आर अपॉन आर। इज दैट क्लियर? बोलो इज दैट क्लियर? इनटू 100। इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां से आर सब में से क्या आ जाएगा कॉमन, और आर क्या हो जाएगा एलिमिनेट। देख सकते हो ना, यहां से भी आर आ जाएगा, यहां से भी आर आएगा, आर से आर मर जाएगा। बोलो ये कितना आ गया एक, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ गया 121%। 121% चेंज हुआ, तो 121% तो आंसर नहीं आ गया। बोलो 100% तो पहले से ही था। अरे 100% का मतलब समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? या तुम चाहो तो ऐसा कर लो, ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इस तरीके से क्या करो, तुम 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 121 आर माइनस 100 आर अपॉन आर, ये ऐसे हो जाएगा। चेंज या परसेंटेज इंक्रीज भी बोल सकते हैं। 121 में से 100 जाएंगे, 21 आर बचेंगे,
अपॉन आर, आर से आर मर गया, 21% आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 21%। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2015 में पूछा गया और ये क्वेश्चन का आंसर आपने मेरे को होमवर्क में बताना है। बोल रहा है 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतनी, इफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज इतने मीटर क्यूब एंड नंबर डेंसिटी दे रखी है, मटेरियल इज क्लोज टू। 4 ऑप्शन है, 1.6 सब में कॉमन है, नियरली अबाउट बता रहे हैं किसके पास आएगा। जेईई मेंस 2015 में पूछा गया। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। देखो आई इक्वल टू आपको पता है NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन का मैं यूज कर सकता हूं। आपको पता है B इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। इसका मतलब I की जगह मैं क्या रख सकता हूं? B अपॉन R, यहाँ पे I की जगह, तो यहाँ मैंने B अपॉन R का यूज कर लिया। NEA, हल्का सा हिंट कर देता हूं, BD क्वेश्चन में मुझे गिवन है। रेसिस्टेंस की वैल्यू को और एक्सपोज कर लेता हूं, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो मुझे रेसिस्टिविटी चाहिए, रो मिल भी गया यहां से, तो B अपॉन रो L अपॉन ए इज NEAVD। थोड़ा सा शॉर्ट मारता हूं, ए पलट के ऊपर जाएगा और ये ए से ए क्या होगा? मर जाएगा। बोलो, लेंथ का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। इज दैट क्लियर? मेरे को रो बताना है, इस पूरे फैक्टर को इधर लाके डिवाइड कर दूंगा। NELVD विल बी इक्वल टू रो, यही मेरा आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन, मैं आपको बता चुका हूं बार बार, पर मीटर क्यूब में ये गिवन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज गिवन 0.1 मीटर एंड BD ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंस 2015 में आया था। और अब सब कुछ तो मैंने बता दिया, आप डेटा डाल के सॉल्व करके और मुझे बता देना कौन सा आंसर आपका मैच कर गया, किसके नियर अबाउट आया। 10 की याद, -8, -7, -7, -6, -5। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में बता सकता हूं, लेकिन मैं अब आगे नहीं बताऊंगा। मैंने आपको क्या कर दिया? हिंट कर दिया है। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द जेईई मेंस 2015। इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मेरे को बता सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए।